Good morning and welcome to Study IQ, my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू आर डूइंग गुड. आज 8 जनवरी 2021 है, दिन है फ्राइडे. दिन की शुरुआत करना चाहूंगा जॉन डी रॉकफेलर. जॉन डी रॉकफेलर यूएसए के वन ऑफ द वेल्थीएस्ट पर्सन थे. ऑयल बिजनेस के साथ जुड़े हुए ये व्यक्ति हैं और एक लंबी उम्र तक बहुत ही अच्छा जीवन उन्होंने जिया. काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया एंड चैरिटी भी बहुत करते थे. फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए थे. उनका कहना है, आई ऑलवेज ट्राई टू टर्न एवरी डिजास्टर इनटू एन अपॉर्चुनिटी. मुश्किलों को तक या फिर अपॉर्चुनिटी में वो कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करते थे. एंड आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें भी करनी चाहिए और सीखनी चाहिए. इसके साथ डियर फ्रेंड्स, हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे. फिर बर्ड फ्लू के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है. वैक्सीनेशन के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है. अमेरिकन डेमोक्रेसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है. और चाइना और WHO के बारे में बात करने वाले हैं. लोहरी सेल इज ऑन. 14 जनवरी तक हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर लोहरी सेल चल रहा है. एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट के लिए ये कोड यूज़ करें, लोहरी 5. सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विद दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. इंडिया नीड्स लो इनपुट हाई आउटपुट एग्रीकल्चर. इनपुट और आउटपुट, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लेते हैं. लेट्स से कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं. लेट्स से आप बिस्किट बना रहे हैं, राइट. तो बिस्किट का इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल जो हम कहते हैं कच्चा माल, तो उसमें आपका शुगर, मिल्क, फिर दूसरी जो भी चीज़ें आप बिस्किट बनाने के लिए यूज़ करेंगे, आटा है एक्सेट्रा. तो ये सारा आपका हो गया इनपुट, राइट. ये आपका रॉ मटेरियल है या फिर कच्चा माल है. फिर ये सारी चीज़ों के ऊपर आप कुछ प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद आपकी फैक्ट्री में जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा, ये हो गया प्रोसेस. स्टेप 1 इज़ इनपुट, स्टेप 2 इज़ प्रोसेस, स्टेप 3 इज़ योर आउटपुट. आउटपुट यानी कि आपका प्रोडक्ट, इस एग्जांपल में बिस्किट. अब खेती बाड़ी की बात करें तो एक बहुत ही डिफरेंट, आप कह सकते हैं, हमारे देश में खेती बाड़ी जो है एक बहुत ही डिफरेंट बिजनेस है. क्योंकि यहाँ पर किसान जो हैं वो अपने रॉ मटेरियल को रिटेल प्राइस में ख़रीदता है. उसके ऊपर प्रोसेस होती है खेतीबाड़ी की प्रोसेस, और फाइनल जो प्रोडक्ट है वो होलसेल प्राइस में बेचता है. जनरली क्या होता है कि आप अपने रॉ मटेरियल को होलसेल प्राइस में ख़रीदते हैं, प्रोसेस करते हैं और चीज़ों को रिटेल प्राइस में बेचते हैं, इज़न्ट इट. लेकिन हमारे किसान चीज़ों को रिटेल में ख़रीदते हैं और होलसेल में बेचते हैं. तो पहला स्टेप जो रॉन्ग है यहाँ पर वो यही है कि प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा जब रिटेल में चीज़ों को खरीदेंगे और होलसेल में उसको बेचेंगे. दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनपुट में, इनपुट कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, राइट. पेस्टिसाइड का खर्च देख लीजिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है, आपने जो मेहनत की, जो मज़दूरों को आप पे करेंगे आपकी खेती में काम करने के लिए, या फिर आप लेट्स से कि एक छोटे किसान हैं तो आप और आपके परिवार के 1-2 व्यक्ति उसमें काम कर रहे हैं, तो उनका भी लेबर कॉस्ट जो भी है वो भी निकालना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें जब हम निकालते हैं तब पता चलता है कि इनपुट कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है और प्रॉफिट जो है, आउटपुट में जो प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा है. किसान जो है वो हमारे देश में एज वी नो कि एक लंबे टाइम से एक प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का. कल भी हमने देखा कि टीवी चैनल्स में दिखाया जा रहा था कि ट्रैक्टर्स भर भर कर किसान जो हैं वो एक जगह से दूसरी, एक प्रकार की रोड रैली किसानों ने निकाली थी. तो फिलहाल जो हमारे देश में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेकर जो डिबेट चल रही है उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके बारे में हमने इससे पहले भी बात की थी, तो यहाँ पर मैं बहुत ही ब्रीफली आपको बता दूँ कि किसान ये चाहते हैं कि सरकार एक लीगलाइज्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल कर दे, जिसके ड्रॉबैक्स के बारे में हमने डिस्कशन की थी. मुझे लगता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स नए हो सकते हैं, तो लेट मी क्विकली टेल यू कि देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अगर आप लीगल बना देंगे तो होगा ये
कि ट्रेडर्स जो हैं वो सामान किसानों से खरीदेंगे नहीं। लेट्स से कि किसानों ने सरकार ने 10 रुपये पर किलो राइस की अगर लीगल एमएसपी तैयार कर दी है या फिर ये डिक्लेयर कर दी है, तो फिर ट्रेडर्स जो हैं वो चीज़ें किसानों से खरीदेंगे नहीं। तो सारा सामान किसको खरीदना पड़ेगा? गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट इतना सारा सामान जो है दुनिया, हमारे देश के सारे जितने भी चावल हैं, अगर गवर्नमेंट खरीद ले तो गवर्नमेंट के पास रखने की जगह नहीं है, गवर्नमेंट को इसको बेचना पड़ेगा मार्केट में। उस टाइम पर जो ट्रेडर्स हैं वो गवर्नमेंट को कहेंगे कि आपने भले ही 10 रुपये में सामान खरीदा है, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है, तो गवर्नमेंट एक प्रकार से प्रेशर में आ जाएगी। तो ट्रेडर्स नेगोशिएट करेंगे और यही चीज़ जो है वो ट्रेडर्स 8 रुपये में गवर्नमेंट से खरीदेंगे। तो 2 रुपये का नुकसान किसको हुआ? सरकार, यानी कि पूरे देश को। तो दिस इज़ जस्ट वन थिंग, ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर इश्यू चल रहे हैं, फिर किसानों के ऊपर जो कर्ज हैं उसको माफ़ करना, ये सारी चीज़ों के बारे में डिबेट हो रही है। फिर जो फसल तैयार हो जाती है उसके बाद जो नुकसान होता है, ये भी एक डिस्कशन और डिबेट का पार्ट है। कैश ट्रांसफ़र्स खास करके छोटे किसानों के लिए, और मार्केट में रिफॉर्म्स। तो ये ABCDE, ये ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। यह आर्टिकल लिखा है दीपक पेंताल साहब ने, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। अब इस आर्टिकल में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसके बारे में हमारे देश में इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रही है, जब हम खेती बाड़ी की बात करते हैं तो यही सारे पॉइंट्स में हम फंसे हुए हैं, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में इतनी कोई ख़ास डिस्कशन नहीं हो रही है। जस्ट इमेजिन कीजिए, अभी फ़िलहाल जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो उनका प्रोडक्शन है, जो चावल हैं और गेहूं, वीट एंड राइस जो हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर, मीन्स वीट तो है ही, लेकिन राइस का प्रोडक्शन भी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये राज्य जो हैं, ये राज्य के किसान करने लगे हैं। तो ज़्यादातर इनकी जो फसल है वो सरकार खरीद लेती है MSP देकर। ओके, अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर ये किसानों के पास, ये राज्यों के जो किसान हैं, उनके पास कोई अल्टरनेटिव क्रॉप होता, कोई ऑयल सीड या फिर पल्सेस या फिर दूसरा ऐसा कोई क्रॉप जिनसे उनको अच्छे पैसे मिल जाते, तो क्या वो प्रोटेस्ट करते? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो, क्योंकि यहाँ पर किसान ज़्यादातर वीट और राइस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और ज़्यादातर ये वीट और राइस जो हैं वो MSP देकर सरकार खरीद रही है। दैट्स द मेन रीज़न कि उनके पास अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए वो ये जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। तो आज हमारे देश को जो मेन आवश्यकता है वो है लो इनपुट और हाई आउटपुट की, कि कम चीज़ों से आप ज़्यादा सामान पैदा करें, और ये चीज़ तब हो पाएगी जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे तब। और यहाँ पर जब हम इनपुट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो पेस्टिसाइड हैं, मैन मेड इनपुट्स की ही बात नहीं है। पेस्टिसाइड या फिर ट्रैक्टर की आवश्यकता है, डीजल की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है, व्हाटएवर, राइट। ये सारी मैन मेड चीज़ों के अलावा अगर आप पानी की बात करें, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, पानी के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है, एज वी ऑल नो। अब हमारे देश में 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स बारिश होती है। ज़्यादातर बारिश ईस्टर्न पार्ट में होती है, और बहुत ज़्यादा, ये जो 4000 का नंबर है उसमें से बहुत बड़ा नंबर जो है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा बारिश हो जाती है। टोटल इतनी बारिश होती है, लेकिन जो 100 आवर्स के अंदर एक टोरेंशियल डाउनपोर होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो ये सारा पानी हम स्टोर नहीं कर पाते, ये ना तो ग्राउंड वाटर में स्टोर हो पाता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से, ये कुछ नेचुरल रीजंस की वजह से हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर पानी की शॉर्टेज होती है। अब पानी की शॉर्टेज है, दिस आर लाइक फैक्ट्स, राइट। ये पानी की शॉर्टेज हमारे देश में है, लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी के लिए पानी अगर कोई देश यूज़ करता है तो वो है हमारा देश भारत। ये एक सस्टेनेबल तरीका बिल्कुल नहीं है। टोटल जो पानी हम विड्रॉ करते हैं 761 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, इसमें से 90.5% खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। 1.2% हम इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं, और बाकी का जो
बच जाता है समवेयर अराउंड 7-8% जितना, वो हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए, राइट, म्यूनसिपल यूज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतना ज़्यादा पानी क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए? द आंसर इज़ नो। मुझे आज भी याद है कि हमारे जो रामनाथ कोविंद जी मादागास्कर की एक विज़िट पर गए थे। कुछ टाइम हो गया है, लेकिन आई थिंक 2 साल पहले वो कुछ गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर देखा कि वहाँ के किसान जो हैं वो चावल की खेती करते हैं। लेकिन चावल जो है, हमारे देश में क्या होता है कि आप देखेंगे चावल की खेती जो है, चावल के खेत हैं तो वो पूरे पानी में सबमर्ज्ड होते हैं। लेकिन मादागास्कर के जो किसान हैं वो बस ये ध्यान रखते हैं कि मिट्टी जो है वो वेट रहे, राइट, तो उससे भी वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी मीन्स खेत जो है वो पानी से भरे रखते हैं चावल के। तो ये टेक्निक्स को हमें चेंज करना होगा, कम पानी से हम ज़्यादा आउटपुट पैदा करें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो इसके लिए भी आपको चाहिए R&D। फिर चाइना की बात करें तो चाइना हमसे प्रोडक्शन में आगे है, लेकिन खेतीबाड़ी के लिए चाइना इज़ यूजिंग जस्ट 64.4%। उनका जो पानी है उसका 64.4%। हम यहाँ पर कितना यूज़ करें? एज यू कैन सी हियर 90.5%, इज़न्ट इट? और पानी इतना ज़्यादा यूज़ करें, इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हुआ है, कम हुआ है, तो इट इज़ 122 to 199 BCM। और सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर ड्रॉप हुआ है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। दूसरे ऐसे क्रॉप्स, कोर्स ग्रेन्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें मिलेट्स हैं, सोरगम हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डेफिशिएंसी है कि बहुत ज़्यादा क्रॉप का नुकसान होता है। और नुकसान इसलिए होता है क्योंकि हमने इनके जीन्स को कभी एडिट नहीं किया, हमने कभी इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, हाइब्रिड बनाने की कोशिश, और ये सारी चीज़ें ना के बराबर हुई है। तो इसकी वजह से ये क्रॉप्स जो हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन जो है वो हमारे देश में कंपैरेटिवली कम है। पल्सेस और ऑयल सीड्स की बात करें तो 2017-18 में भारत ने 76,000 करोड़ रुपीस का ऑयल, एडिबल ऑयल जो है वो इंपोर्ट किया। हमारे देश में मिट्टी है, वो एनवायरनमेंट है, आबो हवा है कि हम यहाँ पर ऑयल सीड्स को पैदा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर किसान जो हैं वो वीट एंड राइस के पीछे हैं, या फिर वही उनका मेन फोकस है, तो इसकी वजह से हमें ऑयल और ये सारी चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। ऑयल सीड्स की बात करें तो मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये हमारे देश में अलग अलग जगहों पर उगाया जाता है, लेकिन फिर भी हम इनको इंपोर्ट करते हैं। सोयाबीन और ग्राउंडनट जो हैं इनको लेग्यूम क्रॉप कहा जाता है। ये नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं, आपने NCERTs में इसके बारे में पढ़ा होगा। और क्योंकि इसके ऊपर इतनी ज़्यादा R&D नहीं हुई है, तो पर हेक्टर जो प्रोडक्शन है वो 1.1 टन तक एक प्रकार से स्टैग्नेट हो गया है। ये जो 1.1 टन है, इसकी बाउंड्री को हम क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ R&D। फिर आप देखिए कि अलग अलग क्रॉप्स की बात करें, वीट में लगभग 21.5% जितना नुकसान होता है। जो आप टोटल वीट आपने प्रोड्यूस किया तो उसका 21.5% बिगड़ जाता है। राइस 20%, मेज 22.5%, पोटैटोज 17.2%, सोयाबीन 21.4%। तो अब देखिए नुकसान कितना ज़्यादा हो रहा है। तो इसको अगर हम कम करें तो भी किसानों को फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ कि हर साल लगभग 80,000 करोड़ रुपीस के क्रॉप्स जो हैं वीड्स की वजह से नुकसान होता है। इतने यील्ड का नुकसान, 80,000 करोड़ रुपीस, 80,000 करोड़ रुपीस का नुकसान, ऊपर से हमें बाहर से चीज़ों को मंगवाना पड़ता है लगभग 80,000 76,000 करोड़ रुपीस के। तो आप टोटल लगाइए कितना नुकसान हो रहा है। इतना अगर हम नुकसान भी रोक लें तो भी हमारे किसानों की सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती है। और 2000 से अगर आप देखें तो जीनोम्स ऑफ ऑल मेजर क्रॉप्स हैव बीन सीक्वेंस्ड, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं पैरालिसिस में है। बहुत ही स्लोली इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, या फिर ना के बराबर काम हो रहा है। और R&D की बात करें तो पिछले 20 सालों का अगर आप एवरेज निकालें तो हमारी GDP का हम 0.7 से 0.8% ही R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं।
तो ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो R&D वाला इश्यू है जिसके ऊपर इतनी खास बात नहीं हुई है, और ये आपके लिए एक यूनिक पॉइंट भी हो गया। एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन में अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा, खेतीबाड़ी जो है एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके सॉल्यूशन में अगर आप R&D का पॉइंट लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है ही और शी विल बी इम्प्रेस्ड एज वेल, कि जनरली जो पानी और दूसरे जो फैक्ट्स हैं वो अलग अलग जगह पर मिल जाएंगे आपको, और जनरली स्टूडेंट्स के आंसर इसमें सेम रहेंगे। लेकिन R&D के ऊपर लिखने वाले R&D के ऊपर लिखा अगर आपका आंसर में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं तो दैट विल मेक योर आंसर स्टैंड आउट। दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आपका आंसर जो है वो अलग हो जाएगा और नेचुरली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, दैट्स एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक। आज के लेक्चर के PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। फिर बात करते हैं फ्लू इन फुल फ्लाइट के बारे में। एवियन इन्फ्लुएंजा, उसके 2 सब टाइप्स हैं, एक है H5N1, H5N8। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल और केरला में ये पैथोजेंस पाए गए हैं, और गुजरात में, केरला में और झारखंड में पोल्ट्री बर्ड्स में भी जो हम कहते हैं बर्ड फ्लू देखा गया है। वेंसडे को केरला में 69,000 जितने बर्ड्स को कल यानी कि डक्स और चिकन्स जो हैं उनको मार दिया गया। ये एक गाइडलाइन है, आप प्रकार से कह सकते हैं, इंडियाज़ 2015 नेशनल एवियन इन्फ्लुएंजा प्लान। तो इसके अंदर अगर कोई ऐसा डिजीज़ आपको देखने को मिलता है तो इट इज़ बेटर कि ये जो मुर्गियां हैं और जो बत्तखें हैं उनको आप कल कर दीजिए, यानी कि मार दीजिए, ताकि ये वायरस जो है वो आगे स्प्रेड ना हो। अब वायरस स्प्रेड कैसे होता है? हमारे देश में हर साल हम देखते हैं विंटर टाइम में अलग अलग जगहों से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। वाइल्ड बर्ड्स जो हैं उनमें वायरस जो है वो वायरस लेकर हमारे देश में आते हैं, और फिर वो अलग अलग जगहों पर उड़ते हैं, घूमते हैं, राइट, अपना नेस्ट बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये वायरस यहाँ पर स्प्रेड होता है। फिर मैन और मटेरियल का भी मूवमेंट काफ़ी है। पोल्ट्री फार्म से अलग अलग जगहों पर अंडे पहुँचते हैं, उनसे बनाई गई खाने पीने की चीज़ें, अगर हमारे अंदर वायरस है तो हमसे वो चीज़ें अलग जगहों पर स्प्रेड होती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर ये वायरस जो है वो स्प्रेड हो जाता है। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी का रिपोर्ट है कि 561 एवियन इन्फ्लुएंजा डिटेक्शंस वर मेड बिटवीन अगस्त दिसंबर इन 15 यूरोपियन कंट्रीज एंड UK। अगस्त टू दिसंबर के बीच में यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने यह पाया कि 561 ऐसे एवियन इन्फ्लुएंजा के केस देखने को मिले, एंड दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ दिस माइग्रेटरी बर्ड्स, राइट। एक नेचुरल चीज़ है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि माइग्रेटरी बर्ड्स को हम कल कर दें, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब क्या प्रश्न ये है कि क्या ये एवियन वायरस जो है, एवियन फ्लू जो है वो बर्ड्स में से ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट कर सकता है? द आंसर इज यस, लेकिन ओकेशनली, राइट, ओकेशनली ऐसा स्पीसीज बैरियर्स तोड़ के ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट कर सकता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड जो है वो काफ़ी रेयर होता है। लेकिन फिर भी जस्ट इमेजिन कीजिए कि यही वायरस जो है इसका एक म्यूटेशन आ जाए, एक नया वर्जन आ जाए, एक अपग्रेडेड वर्जन आ जाए इसका, तो ये जो कोरोना वायरस है उसी प्रकार से एक पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा भी बन सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वायरस को सीक्वेंस करें और इसके इवोल्यूशन जो है इसको हम डिटेक्ट करें, इसको अंडरस्टैंड करें, ताकि फ्यूचर में कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन जो है वो पैदा ना हो, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, गेटिंग रेडी फॉर वैक्सीन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक प्रोजेक्ट इको है। अगेन प्रोजेक्ट इको इज़ वेरी, आप कह सकते हैं कि कॉस्ट फ्रेंडली है और काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है। तो एज यू नो कि इमरजेंसी यूज़ के लिए 2 कोविड वैक्सीन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है भारत सरकार ने। अब प्रश्न ये है कि क्या हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्यूनाइज कर सकें। हमारा देश दुनिया का 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और
अगर हम लेट्स से 1.35 बिलियन लोगों को वैक्सीनेट कर दें और ये कोविड-19 के खिलाफ एक जंग हमारा देश जीत जाए, तो छोटे छोटे देशों के लिए ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी होगी। भारत एक रोल मॉडल यहाँ पर बन सकता है, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में। इस वजह से हम लाखों करोड़ों जान जो हैं वो बचा पाएंगे। हमारे देश ने कुछ 4 लाख जितने फ्रंट लाइन वर्कर्स को तैयार किया है। दैट्स ए वेरी इंप्रेसिव नंबर। 4 लाख लोगों को हमने तैयार कर लिया है, जो कोविड-19 इसमें आपको क्वारंटीन की स्ट्रेटेजी, फिर वेंटिलेटर मैनेजमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, साइकोलॉजिकल इश्यूज, ये सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, ये सारी चीज़ों में 4 लाख लोगों को हमने तैयार कर दिया है। लेकिन हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, उस हिसाब से अगर 4 लाख को कंपेयर करें तो दिस इज़ नॉट इनफ। इसमें और ज़्यादा नंबर्स को ऐड करने की ऑफकोर्स आवश्यकता है। एक ग्लोबल इनोवेटिव प्रोग्राम है जिसका नाम है प्रोजेक्ट इको। अब प्रोजेक्ट इको में क्या होता है, ये एक प्रकार का लो कॉस्ट सॉल्यूशन है। इसमें जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाता है। उनको बेसिकली नई चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और गांव में भी कुछ जैसे कि आशा वर्कर्स हैं एक्सेट्रा, तो इन लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्या क्या चीज़ें आपको डूज एंड डोंट्स जो हैं वो उनको सिखाए जाते हैं, ताकि वो नए नए चैलेंजेस के सामने या फिर नए नए डिजीज़ के सामने क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, ये सारी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। हेपेटाइटिस सी से इको की शुरुआत हुई थी, और आज HIV, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, एडिक्शन, मेंटल हेल्थ और दूसरी ऐसी कंडीशंस में प्रोजेक्ट इको के माध्यम से ट्रेन किए गए लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर रहे हैं। तो हमें 4 लाख से भी ज़्यादा, जो 4 लाख लोग हैं, वी नीड मोर पीपल, वी नीड टू ट्रेन मोर पीपल अंडर दिस इको इनिशिएटिव। और ये हो गई लोगों की बात। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, इट इज़ कंसिडर्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। हमारी ये कैपेसिटी है। तो फिजिकल प्रोडक्ट और ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल, ये दोनों चीज़ों को अगर हम मिक्स करें, देन यस वी कैन बीट कोविड-19। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि कौन वैक्सीन को डिलीवर करेगा, कैसे हम इसको स्टोर और हैंडल करेंगे। फिर कुछ रिलीजियस बैरियर्स हैं। कई बार कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि ये वैक्सीन मत लीजिए, ये हैं वो हैं, रिलीजन के खिलाफ है। तो ये सारी चीज़ों को कैसे हम डील करेंगे, लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, और वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक इन्फॉर्मेशन है, उसके सामने हम कैसे लड़ेंगे। और हर रोज़ दुनिया में 100 से भी ज़्यादा कोविड-19 को लेकर चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। इन द सेंस के नई नॉलेज ऐड होती रहती है हर रोज़, 100 से भी ज़्यादा। तो कैसे लोग राइट इन्फॉर्मेशन को, पर्याप्त इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का एक प्रकार से बारिश हो रही है, तो हाउ विल यू सिलेक्ट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट विल यू ड्रॉप, क्या चीज़ें आप पकड़ेंगे, क्या चीज़ें आप छोड़ेंगे। तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो सही और राइट इन्फॉर्मेशन को कैसे हम नॉलेज में कन्वर्ट करें, ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो अभी भी हमारे सामने हैं। तो लोगों को साइकोलॉजिक मीन्स लोगों को ये जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप वैक्सीन, आप इंजेक्शन लगाना आ गया, आपको उनके पल्सेस चेक करना आ गया, दैट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ। आई थिंक उससे एक स्टेप ज़्यादा, कि अगर कोई धर्म को लेकर प्रश्न पूछ रहा है कि ये धर्म में ये है वो है, देन ये जो लोग हैं उनको हमें उस लेवल पर भी ट्रेन कराएं। आई एम नॉट सेइंग कि उनको आप एक्सपर्ट बना दें, एटलीस्ट बेसिक चीज़ें, बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके पास हों, ताकि वो लोगों के डाउट्स दूर कर पाएँ। कोई ये प्रश्न पूछे कि साइड इफ़ेक्ट के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो देयर शुड बी समवन जो लोगों को समझाए। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा शायद इम्पोर्टेंट सरकार को या फिर लोगों को ना लगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो साइड इफ़ेक्ट के डर से कभी भी जाएंगे ही नहीं, और ये वायरस जो है वो फिर वो हम इस वायरस से जीत नहीं पाएंगे। तो इको मॉडल जो है एक अच्छा कॉस्ट इफ़ेक्टिव मॉडल है, और इसको कोविड-19 में भी हमें इम्प्लीमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को हमें सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, अमेरिकन शेम। अमेरिका में जो ये कैपिटल में जो हुआ, US कैपिटल में, वॉशिंगटन DC में जो वहाँ की एक बिल्डिंग है,
जहाँ पर यूएस का जो कांग्रेस है वो बैठता है, मिलता है, और जो मेंबर्स हैं वो ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं तो उनको सर्टिफाई करने, रिजल्ट को सर्टिफाई करने के लिए, ऑफिशियली आप कह सकते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर जो चीज़ें सही है वो राइट और रॉन्ग करने के लिए जो मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर एज यू नो कि लोगों की भीड़ वहाँ पर पहुँची, वायलेंस किया, ये सारी चीज़ें हुई। अब यही आर्टिकल जो है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी है। मैंने दोनों आर्टिकल्स पढ़े, पायोनियर का भी पढ़ा और द हिंदू का भी पढ़ा। लेकिन हिंदू वाला जो आर्टिकल है, अगर आप पढ़ेंगे जस्ट फॉर योर कंपैरिजन, तो आप पाएंगे कि उसकी लैंग्वेज भी डिफ़िकल्ट थी और इतना ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड नहीं था फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने तो दोनों आर्टिकल्स पढ़े हैं, लेकिन दोनों पढ़ने के बाद मुझे ये ईजी लगा कि आपको टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन भी इससे मिल जाएगी। अब वायोलेंस भारत जैसे देश में इलेक्शन के टाइम पर, इलेक्शन के बाद एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, राइट। हर साल कितने सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, जो वर्कर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनकी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमारे देश में बहुत ही कोई बड़ी सरप्राइज़ नहीं है। लेकिन यूएसए दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। दूसरी चीज़, पिछले अगर आप 200 सालों से देखें तो यूएसए जो है एक डेमोक्रेसी का प्रमोटर भी रहा है और पिछले कुछ सालों में तो प्रोटेक्टर भी रहा है। और ऐसे देश में 2020 में, और इनफैक्ट 2020 में इलेक्शंस हुए। 2021 इतना लेटेस्ट ज़माना है, हम आज शायद कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे बेस्ट ज़माना है जहाँ पर हम जी रहे हैं। हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास। और ऐसे समय में डेमोक्रेटिक देश में, वहाँ की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग में लोग जाते हैं, वहाँ पर मार तोड़ करते हैं। तो ये एक प्रकार का कू ही था, एक सत्ता पलटने के लिए या फिर सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए मिस्टर ट्रंप और उनके द्वारा सिलेक्ट किए गए कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्होंने लोगों को, अपनी भीड़ को, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको भड़काया कि आप जाकर ये सारी चीज़ें कीजिए। तो ये यूएसए के लिए एक बहुत ही शर्म की बात है। दूसरी चीज़ कि यूएसए में इस प्रकार की चीज़ें क्यों हो रही है, उसका मेन रीज़न जो है, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि यूएसए जैसे देश जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसमें इलेक्शंस के टाइम पर ये चीज़ें हो रही हैं कि वायलेंस हो रहा है, और जो मिस्टर ट्रंप हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं ये कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, वाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, उसके पीछे मेन रीज़न है वहाँ की जो इलेक्शन सिस्टम है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन सिस्टम है, ये इजी नहीं है। हमारे देश में क्या है कि जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिला, ज़्यादातर दुनिया के डेमोक्रेटिक देशों में ये होता है कि सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को वोट मिला, फर्स्ट पास द पोल हम कहते हैं, तो वो इलेक्शन जीत जाता है। यहाँ पर थोड़ी चीज़ें और ज़्यादा डिफरेंट, और दशकों पहले जो वेटेज क्रिएट किया गया है उसके आधार पर इलेक्टोरल कॉलेज का वोट जो है वो काउंट किया जाता है। तो यूएसए को और ज़्यादा सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम डेवलप करनी चाहिए, जहाँ पर जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो व्यक्ति जीत जाए। दैट्स हाउ इट शुड बी, ताकि सिंपल हो जाए चीज़ें और इस प्रकार के एलिगेशंस और इस प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी इलेक्शन के बाद क्रिएट ना हो। अगर दुनिया यूएसए के ऊपर भरोसा मीन्स तभी करेगी दुनिया अगर भारत यूएसए के ऊपर, चाइना के खिलाफ, चाइना यू नो इट वेरी वेल कि किस प्रकार से एग्रेसिवली एक्सपांड होता जा रहा है। बहुत सारे इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को चाइना मानने को या फिर स्वीकारने को तैयार नहीं है। तो ऐसे बड़े चैलेंज जिसका नाम है चाइना, उसके सामने अगर कोई एक देश टक्कर दे सकता है तो दैट इज़ यूएसए। तो अगर लोग या फिर दुनिया यूएसए के ऊपर तब भरोसा करेगी जब यूएसए की खुद की सिस्टम अच्छी हो। दूसरी एक चीज़ कि यूएसए की सोसाइटी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतना डेवलप कंट्री है, लेकिन फिर भी यूएसए में एक डीप डिवीज़न है। वहाँ पर कुछ ऐसे रेसिस्ट ग्रुप्स हैं, लोग हैं जो जिसको वाइट सुप्रीमेसी में वो बिलीव करते हैं कि जो गोरे लोग हैं वही सबसे सुप्रीम हैं, सबसे बेस्ट हैं, और फिर दूसरे जो लोग हैं ब्लैक, ब्राउन एक्सेट्रा, तो ये सारे लोगों के खिलाफ एक प्रकार का रेसिस्ट स्टीरियोटाइप है। तो ये डिवीज़न भी काफ़ी हमें यहाँ पर देखने को मिला है, और दैट इज़ ऑल्सो नॉट हेल्थी फॉर ए डेमोक्रेसी, खास करके यूएसए जैसी डेमोक्रेसी जो दुनिया में एक लीडरशिप के तौर पर, एक लाइट हाउस के तौर पर काम करती है। कि यूएसए में जो चीज़ें होती है वो फिर कुछ सालों के बाद आपको यूरोप में देखने को मिलती है, कि लंबे टाइम से ये ट्रेंड रहा है। तो अब जो नए प्रेसिडेंट हैं 20 जनवरी से जो बाइडन यूएसए के 46th प्रेसिडेंट बनेंगे, तो उनके लिए
ये इलेक्टोरल प्रोसेस को सॉर्ट आउट करना, और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि यूएसए की जो सोसाइटी में क्रैक्स हैं, दरारें हैं, उनको सॉर्ट आउट करना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक छोटा सा टॉपिक है, फ्री प्रेस जर्नल का ये एक आर्टिकल है। चाइना ने फिर से WHO की टीम वहाँ पर जाए और वुहान में एनालिसिस करे कि समझे कि ये वायरस कैसे वहाँ की वेट मार्केट या फिर कहाँ से ये वायरस का, कोरोना वायरस का जन्म हुआ है, जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया या फिर नियरली बर्बाद कर दिया। बहुत सारे लोगों की लाइफ जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी, उनकी एक अच्छी नॉर्मल जिंदगी जा रही थी, ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया इस कोविड-19 ने। तो कहाँ से, कैसे ये पैदा हुआ, ये जानना भी ज़रूरी है। लेकिन चाइना जब भी WHO के एक्सपर्ट्स वहाँ पर जाने की कोशिश, तो ब्लॉक का कुछ ना कुछ ऐसे बहाने बनाता है जो आपको लॉजिकल ना लगे। ऐसे बहाने बनाकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को चाइना, वुहान और इन सारी जगहों से दूर रख रहा है। WHO के जो हेड हैं फिलहाल, टेड्रोस, तो वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। ये कहा गया है कि वो चाइना के खिलाफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट हेल्थी फॉर WHO, और दुनिया के लिए भी एक अच्छी बात नहीं है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं वो किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए थोड़ी लीनियंसी दिखाते हैं। तो ये अच्छी बात है। दूसरी तरफ यहाँ पर यह भी हमें समझना है कि शी जिनपिंग जो हैं वो क्या सिग्नल भेज रहे हैं बाय डूइंग दिस थिंग्स, राइट। वो ये सिग्नल भेज रहे हैं कि हमारे पास पावर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और ये एक वर्ल्ड पीस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। क्योंकि जिस प्रकार से चाइना बिहेव कर रहा है, ऐसा लग रहा है इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ रोग पावर, यानी कि एक दुष्ट, आप कह सकते हैं दुष्ट राष्ट्र चाइना जो है वो शायद हैं, या फिर जिस प्रकार से चाइना की एक्टिविटी से लग रहा है कि यही डायरेक्शन में चाइना आगे बढ़ना चाहता है। तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे देश में सेकंड ड्राई रन, दूसरी एक डेमो कोविड-19 वैक्सीनेशन की आज कंडक्ट की जाएगी। नेशन वाइड होगा ये, तो दैट्स अ गुड थिंग। और बाकी कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, आप PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक डेडिकेटेड स्मार्ट कोर्स हमने लॉन्च किया है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। एंड अगेन लोहरी सेल जो है वो UPSC के स्मार्ट कोर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।